नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 51वीं कड़ी में हम भगत सिंह जी के ही बारे में जानेंगे। इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह, शेर की दहाड़ सा जोश था जिसमें वे थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे भगत सिंह। आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचारों के धनी थे भगत सिंह। आप कल्पना कर सकते हैं, ब्रिटिश हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था कि उनके शासन में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। इतनी ताकतवर हुकूमत को एक 23 साल के युवक ने हिला दिया था। ब्रिटिश हुकूमत इस युवक भगत सिंह से भयभीत हो गई थी। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। सॉन्डर्स हत्याकांड लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला था। ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी बताना चाहते थे कि अगर वे भारतवासियों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाएंगे तो वे चुप नहीं बैठेंगे। भगत सिंह सॉन्डर्स हत्या के बाद अंग्रेजी पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के पक्ष में बाल व दाढ़ी कटवा ली थी ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। वैसे तो ये बाल व दाढ़ी कटवाना सिख समुदाय के खिलाफ जाना था, मगर भगत सिंह जी को देश प्रेम के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका ज़रूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमज़ोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुँचे। अंग्रेज़ों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी नीतियों से बना नया कानून ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। योजना के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाला गया। जेल में राजनीतिक बंदी होते हुए भी उनके साथ सामान्य कैदियों जैसा बर्ताव होता था।
गंदे मैले कपड़े पहनने को देते थे, खराब खाना, किताबें, अखबार पढ़ने को नहीं मिलते थे। इन सब बातों के विरोध में उन्होंने जेल में 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। आखिरकार अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और सारी चीज़ें मुहैया करानी पड़ी। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके इस दौरान लिखे गए लेख, संबंधियों को लिखे पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख लिखा था जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। सभी उनकी फांसी रद्द करने की मांग कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तो अंतिम सांस तक उनकी फांसी रोकने की बहुत कोशिश की। उन्हें 24 तारीख को फांसी देनी थी, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखकर एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को रात्रि के समय चुपचाप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उसके कुछ ही पन्ने बाकी थे। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे। वो गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देश के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कोई आंदोलन न भड़क जाए, इस डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए और मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जी से पहली मुलाकात के समय उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी करके दिखाई थी। भगत सिंह ने कहा था कि किसी ने सच कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है, देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करे। इन जोशीली पंक्तियों से भगत सिंह के शौर्य का अनुमान
लगाया जा सकता है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, विचार थे जो कभी मर नहीं सकते। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।